अभी कहाँ तक हो गया? अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक और जो क्वेश्चन रह गए वो मैं बता रहे हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट लिखवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 तक जो डाउट रह रहे हो उन्हें और आज पूछ लेना, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उन्हें आप समझ लीजिए। देखिए अंदर नोट फर्स्ट पॉइंट, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी मैनी वन, यानी वन वन मैनी वन, ऑन को इनटू चेक करना आप अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स है, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमेशा ही एक जैसा नेचर रहता है, जैसे कोई हमेशा मैनी वन रहता है या कोई हमेशा वन वन रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी मैनी वन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा कैसे होती है? मैनी वन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, यानी जो उसका डोमेन है ना, डिफाइन इन ऑल रियल नंबर, पूरे डोमेन के हिसाब से बात हो रही है, सारे रियल नंबरों के लिए। कोई फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर बराबर f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या कोई फंक्शन दे दिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ये कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की? 4 इवन डिग्री है ना। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। मतलब कई सारे ऐसे फंक्शन आप देख करके ही तुरंत बता सकते हैं अगर ये चीज़ें आपसे आती हैं तो। इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी मैनी वन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? हमेशा मैनी वन होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वही ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना। जैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल मैनी वन होता है तो ये ना सोचा कि ऑड डिग्री वन वन होता है, वो हमने कोई पॉइंट नहीं लिखवाया तो वो कुछ भी हो सकता है, वो चेक करके ही पता चल पाएगा। बात समझ में आ गई ना? इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी मैनी वन, तो यही ध्यान रखना है कि इवन डिग्री मैनी वन होता है। अब ये ना सोच ले कि अगर ऑड डिग्री है तो वो वन वन हो जाएगा, वो चीज़ नहीं आपको सोचनी है, जो लिखा है केवल वही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, फंक्शन with multiple roots, function with multiple roots will be many one। कैसा होगा फंक्शन? many one। फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स का मतलब है एक से ज़्यादा एक्स की वैल्यू ऐसी है जो उसको जीरो बना रही हो, एक से ज़्यादा उसके रूट हो तो वो फंक्शन हमेशा कैसा होता है? मैनी वन होता है। अगर एक से ज़्यादा उसके रूट आ रहे हैं तो वो फंक्शन हमेशा मैनी वन होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, ऐसे करके एक क्वेश्चन था आपकी सीट में, एक्स क्यू माइनस एक्स, जिसमें हमने 1 रखा था, माइनस 1 रखा था। तो मैंने इसी पॉइंट के हिसाब से माइंड में सोच लिया था कि अगर एक्स क्यू माइनस एक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं तो इसके फैक्टर करेंगे, एक्स कॉमन ले लिया हमने, और इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू 0 भी निकल के आ रही है, 1 भी आ रही है, माइनस 1, देखो एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई नहीं आ गई। अगर कभी कोई फंक्शन 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा निकल के आए तो वो फंक्शन हमेशा मैनी वन होगा। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि 0 रखने पर भी 0 मिल रहा है, और 1 इनपुट देने पे भी 0 मिल रहा है, और -1 इनपुट देने पे भी 0 मिल रहा है। बात समझ में आ गई ना? ऐसा कोई फंक्शन जिसके 1 से ज़्यादा रूट हैं तो वो हमेशा कैसा होगा? मैनी वन। अब तो जो पॉइंट लिखा है ना वही आपको ध्यान रखना है, ये ना सोचें जिसके 1 से ज़्यादा रूट नहीं है वो 1 1 होगा, ये आप ना बना लें। वो मैनी वन भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है। रूट्स के हिसाब से नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू हो गई जो 5 आ रहा हो हर बार, 2-3 वैल्यू ऐसी मिल जाए इन्हें रखने पर 2 आ रहा हो, 0 से मतलब नहीं है। मतलब जो पॉइंट लिखा है वही ध्यान रखना है, उसका उल्टा ट्रू नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, यानी जिसके 1 से ज़्यादा रूट होंगे वो हमेशा मैनी वन होगा। अगर केवल एक रूट है तो वो मैनी वन भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, तो उसके बारे में हमने नहीं लिखाया। जो मतलब नेचर हर बार एक जैसा रहता है वही नोट में पॉइंट लिखा रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके 1 से ज़्यादा रूट है, जो 1 से ज़्यादा वैल्यू पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखने में 0 बन सकता है, इसमें आप 1 रख दो 0 बन जाएगा,
-1 रख दो 0 बन जाएगा, 0 रख दो 0 बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, मैनी वन। पता कैसे चलेगा, आप इसे 0 के बराबर रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन शीट में ऐसा भी आया था, x³ + x और आया था, आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x बाहर ले लिया, तो ये यहाँ से x बराबर 0 निकलेगा, लेकिन ये 0 होता नहीं है, x² + 1 कभी 0 होता नहीं है। अगर आपने बराबर रख भी लिया तो x बराबर निकलेगा √-1। √-1 कोई रियल नंबर नहीं होता है, आयोटा होता है ना, आप जानते हैं। तो यहाँ पे एक ही रूट निकल रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ काम नहीं करेगा। मल्टीपल रूट्स, एक से ज़्यादा रूट हो उसके बारे में लिखाया गया है। तो इस फंक्शन का तो केवल एक रूट निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ये 1 भी था, ये कैसा था 1 था, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा उसमें। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर एक से ज़्यादा रूट है तो वो मैनी वन होगा। मान लो कोई फंक्शन ये दे दिया, इसे आप 0 के बराबर रखो, फिर देखो x की वैल्यू कितनी आएंगी, स्प्लिटिंग कर लोगे, x की वैल्यू 2 और 3 दो वैल्यू आएंगी। एक से ज़्यादा रूट हुए ना, एक से ज़्यादा रूट है तो कैसा होगा, मैनी वन। f(x) बराबर हमने ले लिया sin x। आप sin x को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या आती है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, बहुत सारी वैल्यू आती है कि नहीं आती है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। यानी हम इसको क्या लिख देते हैं, अगर sin x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n पाई। और n क्या होता है, इंटीजर। n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। मतलब ये है कि एक से ज़्यादा रूट आए कि नहीं आए। sin x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक से ज़्यादा जगह कट करता है, तो एक से ज़्यादा रूट यहाँ पर पॉसिबल है। अगर एक से ज़्यादा रूट आ रहे हैं, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, तो वो फंक्शन हमेशा मैनी वन होगा। बिना मतलब यहाँ बोर्ड में क्या है कि वो लिख करके तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, x1 x2 लेकर के या कोई एग्जाम्पल लेकर के, पहले आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए MCQ या किसी कंपटीशन के पेपर में बैठे, तो ये पॉइंट्स काफ़ी हेल्प कर देंगे। आप देख कर ही बता देंगे इवन डिग्री है मैनी वन, तुरंत बता देंगे आप। बात समझ में आ गई ना। फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया है कि जिसके एक से ज़्यादा रूट है तो वो भी हमेशा कैसा होता है, मैनी वन। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट, पीरियोडिक फंक्शन विल बी मैनी वन। पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन विल बी मैनी वन। पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर cos x, या फिर tan x, cot x, sec x, cosec x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। बस केवल इतने ही फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं ये, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, जैसे sin x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई में ये बनता है, 0 से 2 पाई में। तो अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होता है, मतलब ग्राफ की कोई ऐसी ब्रांच, ग्राफ का कोई एक ऐसा पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब इतना पोर्शन ही बार बार रिपीट होता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, यहाँ ज्वाइन होगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा। इसी को फिर आगे और हमने कॉपी करके पेस्ट करते रहें, बढ़ाते चले जाएं, तो ये ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मिनिमम लेंथ है जो रिपीट हो रही है, इतनी लेंथ रिपीट हो रही है ना 0 से 2 पाई तक, तो ये पीरियड कहलाता है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, जानकारी के लिए ध्यान रखा गया। टेन एक्स का पीरियड पाई, कॉट एक्स का पाई, सेक एक्स का 2 पाई, कोसेक एक्स का 2 पाई, इसका होता है 1, इसका होता है नॉट डिफाइंड। तो ये जो सारे पीरियोडिक फंक्शन है ये हमेशा मैनी वन होते हैं। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे भी 1 मिल रहा है। ऐसे ही आप आगे जाओगे ना तो यहाँ पर भी कुछ एंगल है 450 डिग्री, तो ये बनेगा आपका कितना 5 पाई/2। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि साइन 5 पाई/2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 आ रही है, और आगे भी ऐसे बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे जिन पे वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू बार बार रिपीट होने लग जाती है। 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आगे भी रिपीट होती है। तो कैसा हो जाता है, ये मैनी वन हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन विल बी मैनी वन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप देखो, जैसे आपने 1.2 रखा तो क्या मिल जाएगा 0.2, आपने 3.2 रखा अब भी क्या मिलेगा 0.2। देखो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आया कि नहीं आया,
आप ग्राफ भी बना के देख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, देखो सर, ये 1 है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब कोई भी वैल्यू आप देखो, यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 कितने सारे x के लिए मिल रहा है हमें, देखना यहाँ भी x की वैल्यू है जिस पे भी 0.5 आ रहा है, यहाँ भी कोई x की वैल्यू है जिस पे भी 0.5 आ रहा है, तो 0.5 बहुत सारे x के लिए मिल रहा है। तो ग्राफ से तुरंत पता चल जाता है ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, यही ग्राफ है जो बार बार रिपीट होता रहता है। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं है। जैसे कभी आपको दे दिया जाए एग्जांपल के तौर पे f(x) बराबर दे दिया 5, बताओ ये मेन इवन होगा, क्या होगा, मेन इवन होगा, क्योंकि 1 की जगह x की जगह 1 रखो, f1 की वैल्यू भी 5 रहेगी, यहाँ 2 रखो तो f2 की वैल्यू भी 5 रहेगी, 3 रखो तो f3 की वैल्यू भी 5 रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए क्या बताऊँ? इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी मेन इवन। जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ x² कितनी पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, x² - 5x + 6, तो सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म कौन सा है ये, तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी वही हो जाती है, आप जानते हैं 2। इवन डिग्री है, कैसा होगा, मेन इवन। यहाँ पर देखेंगे कैसा है, 4 डिग्री सबसे बड़ी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, 4 कैसा, इवन। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा कैसे होती है, मेन इवन। फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मेन इवन। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसे 0 के बराबर रख दें और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए, जैसे ये हो गया, अभी हमने इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू 3 आई, इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 2 आई, इसे 0 के बराबर रखा तो sin x की वैल्यू इनफाइनाइट, वो x की वैल्यू इनफाइनाइट आई। sin x बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई आएगी। अब n की वैल्यू चेंज करते रहो, इंटीजर रखते रहो, तो बहुत सारे ऐसे एंगल है जो sin x को 0 बना देते हैं। तो ये सारे फंक्शन कैसे होंगे, मेन इवन। तीसरा पॉइंट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विल बी मेन इवन। और पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं वो सामने लिखे हुए हैं, केवल यही पीरियोडिक है, केवल यही जो सामने लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जल्दी से इन तीनों पॉइंटों को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है पीरियोडिक फंक्शन में एनी वन होते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन कौन सी होती हैं? साइन एक्स, जो नीचे लिखे ना केवल यही पीरियोडिक फंक्शन होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल, फ्रैक्शनल पार्ट और कॉसेट फंक्शन, ये तीन फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक का मतलब ये होता है, अगर अलजेब्रिक कंडीशन लिखें तो वो ये होती है पीरियोडिक की, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये जो टी है वो पीरियड होता है। यानी जैसे साइन एक्स है और आप इसमें x की जगह x प्लस 2 पाई लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ही निकल के आएगा। जैसे 1.2 था, पीरियड इसका 1 था, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे, 2.2 पे भी सेम निकलेगा, 2.2 में भी 1 ऐड कर दोगे, 3.2 पे भी सेम निकलेगा 0.2। तो पीरियोडिक का मतलब साइन एक्स के बारे में तो 11th क्लास में पढ़ रखा है। इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं तो ये इतना पोर्शन बार बार रिपीट होता रहता है। ग्राफ के हिसाब से बोला जाए तो कोई ऐसी एक ब्रांच जो बार बार रिपीट होती रहे, जैसे यहाँ पर देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, इतने ग्राफ को देखो आप, इतनी ब्रांच बार बार रिपीट होती है, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते रहिए। तो ये ग्राफ की कोई एक ब्रांच जो बार बार रिपीट होती हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ग्राफिकली कंडीशन ये हो गई, एल्जेब्रिक कंडीशन ये होती है। यानी x प्लस 2 पाई करोगे तो साइन एक्स ही आएगा, यहाँ x की जगह x प्लस 2 पाई लिखोगे तो कॉस एक्स ही आएगा, और tan x में x की जगह x प्लस पाई लिखोगे तो tan x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो ये जो t का जो मिनिमम वैल्यू होगा वही पीरियड कहलाता है। अब यहाँ हालांकि 2 पाई की जगह आप 4 पाई रख दोगे साइन एक्स प्लस 4 पाई, तब भी साइन एक्स रहेगा, लेकिन वो जो t का जो मिनिमम वैल्यू है वो पीरियड कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से है। तो ये एल्जेब्रिक कंडीशन हो गई, ये ग्राफिकल तरीका हो गया। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है वो हमेशा मेनिबल होती हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लो 1/2 है, तो ये ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जिसमें ये 1/2 हमें मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री के अलावा भी बहुत सारे एंगल हैं जिन पर 1/2 मिल जाएगा। जैसे 30 डिग्री हो गया एक तो π/6, तो साइन π/6 कितना होता है? 1/2। ऐसे ही आगे आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 - 30 150, जिसे लिखते हैं 5π/6, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है? तो देखो दो एंगल ऐसे मिले कि नहीं मिले जिन पर सेम वैल्यू आ गई, इसीलिए मेनिबल है। और आगे भी बहुत सारे लाखों करोड़ों एंगल मिल जाएंगे जिन पर साइन 1/2 वैल्यू देता है, और ऐसा ही सभी में हो रहा है। सारे पीरियड की प्रॉपर्टी रहती है, ये बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए मेनिबल है। ये fx बराबर 5 है, अब आप इसमें 1 रखो तो 1 रखने पर भी तो 5 मिलेगा। अब आप यहाँ 2 रखो तो 2 पर भी 5 मिलेगा, 3 रखो 3 पर भी 5 मिलेगा। तो कैसा है ये? मेनिबल है। यहाँ पर आप देख लो 1.2 पे भी 0.2, 3.2 पे भी 0.2, आप 2.2 रख लो तब भी 0.2। तो ये हर बार डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो कैसा हो गया? मेनिबल। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ ध्यान रखें, ऐसा हमेशा होता है, तो वो रिजल्ट की तरह याद रखना है आपको। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मेनिबल होती है, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखा था नेक्स्ट 4th पॉइंट, इवन फंक्शन विल बी मेनिबल। कैसे होते हैं? मेनिबल। अब इवन फंक्शन क्या है? अभी जो सबसे पहला पॉइंट था वो क्या था? इवन डिग्री पॉलिनोमियल, और ये क्या है? इवन फंक्शन। तो इसको उससे रिलेट ना करें, इवन फंक्शन का मतलब इवन डिग्री ना समझें, ठीक है? वो इवन डिग्री अलग होती है, पॉलिनोमियल में देखती हैं। इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर x की जगह -x रखें वापस से fx आ जाएगी, ये शायद पहले भी हमने बताया होगा आपको। और अगर ये माइनस बाहर निकल के आ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ग्राफिकली कंडीशन ये थी, इसके जो ग्राफ बनते हैं ना, ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट बाई एक्सिस। ग्राफ बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ग्राफ से ऐसे चेक कर सकते हैं। और एल्जेब्रिक कंडीशन क्या है? x की जगह -x रखो, फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिंपल तरीका, एक बार 1 पे वैल्यू निकालो, एक बार -1 पे वैल्यू निकालो, सेम निकलती है, ठीक है? ऐसे 2 पे वैल्यू निकालो या -2 पे वैल्यू निकालो, सेम वैल्यू निकलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, fx बराबर x²। अच्छा ये बताओ, fx बराबर x² दिया है
आप x की जगह माइनस एक्स रखना, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो गया। तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। ग्राफिकली टेस्ट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बनाना जानते हो ना, पैराबोला बनता है, ये कैसा होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर है वैसा इधर है। बात समझ में आ गई ना। और कुछ एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। अच्छा ये बताओ, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स दिया है और एक्स की जगह माइनस एक्स आपने रखा, तब भी तो ये मॉडुलस एक्स ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, तो ये बराबर है, तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ग्राफिकली अगर देखें तो मॉडुलस एक्स का भी ग्राफ आपको सिखाया गया है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर बन रहा है ना बिल्कुल जस्ट उसकी इमेज इधर बनती है, जैसा इधर है जस्ट उसकी इमेज उधर बनती है। आप देख लो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस के अबाउट, वैसा ही यहाँ पर हो रहा था। बात समझ में आ गई ना। एक और एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स, तो आप यहाँ कॉस एक्स में एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या बनेगा, कॉस माइनस एक्स, और कॉस के अंदर अगर माइनस आता है तो वो क्या बन जाता है, कॉस एक्स ही बन जाता है। तो कैसा हो गया ये बताइए, मेन इवन हो गया। कैसा फंक्शन है, और इवन फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन। f माइनस एक्स किसके बराबर है, ग्राफिकल टेस्ट देखो, ग्राफ बना दो इसका, जैसा इधर है वैसा ही बिल्कुल इधर है। बात समझ में आ गई ना। ग्राफिकली ग्राफ से कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और एल्जेब्रिक तरीका क्या है चेक करने का, x की जगह माइनस एक्स रखो और वही फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई सभी को बताऊँ। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स मॉडुलस एक्स हो गया, एफ एक्स कॉस एक्स हुए, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, मेन इवन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, इवन फंक्शन हमेशा मेन इवन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट 5, देखें इधर, लीनियर अपॉन लीनियर will always be 1 1, लीनियर अपॉन लीनियर will always be 1 1। लीनियर अपॉन लीनियर कैसा होता है, हमेशा 1 1 होता है। कैसा होता है, लीनियर अपॉन लीनियर will always be 1 1, हमेशा 1 1 होता है। लीनियर अपॉन लीनियर पहले भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ पर भी क्या निकल के आया था, हमेशा 1 1 निकल के आया था। 2-3 सवाल ऐसे मिले थे, जैसे 2x - 3 अपॉन x + 2 दे दिया जाए, तो ये कैसा होगा, हमेशा 1 1 होगा। कैसा होगा भाई, हमेशा 1 1 होगा। अच्छा ऑन टू और इनटू भी बता सकते हैं। खैर एक सवाल था जिसमें ऑन टू नहीं आया था, इनटू निकला था, और एक क्वेश्चन था जिसमें ऑन टू आ गया था। तो उसमें क्या था आपको याद होगा, एक क्वेश्चन ये था जिसमें मतलब इसका अगर ये फंक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे एक सेट आता है, एक सेट यहाँ आता है, ये होता है डोमेन। अगर इस फंक्शन का कंप्लीट डोमेन यहाँ लिखा हो और इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो यहाँ लिखी हो, तो वो हमेशा ऑन टू हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो उस सवाल में एक सवाल था कुछ वहाँ, इसमें कुछ गड़बड़ थी, क्यों लिखा था, केवल हमने बताया था कि अगर -2 हो जाएगा तो वो फिर ऑन टू हो जाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ 13 वाला बिल्कुल। एफ एक्स बराबर है 2x + 3 अपॉन x - 3 और फंक्शन डिफाइन है यहाँ से। और एक क्वेश्चन था आपका इसी के जैसा और था, उसको लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, एफ एक्स बराबर x - 2 अपॉन x - 3 और फंक्शन डिफाइन था a से b के लिए। a का क्या मतलब था, सारे रियल नंबर सिवाय 3 के, और b का क्या मतलब था, सारे रियल नंबर सिवाय 1 के। ओके, अभी उनको समझा रहा हूँ मैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पर, अगर फंक्शन दिया है आपके पास ax + b अपॉन cx + d, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर 0 ना हो। और रेंज क्या होती है, रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल रियल नंबर माइनस यहाँ से x का कोफिशिएंट अपॉन यहाँ से x का कोफिशिएंट, ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, डोमेन यहाँ दिया है और रेंज यहाँ दिए हैं, तब ये हमेशा ऑन टू हो जाता है। हालांकि 1 1 तो हमेशा होगा ही होगा, लेकिन ऑन टू के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, डोमेन जो इसका निकलेगा वो डोमेन वाला सेट यहाँ लिखा हो, इसका जो रेंज निकलेगा वो वाला सेट यहाँ लिखा हो, तो ये हमेशा ऑन टू होगा। अब सुनो, इधर आते हैं। इस क्वेश्चन में डोमेन देखो, डोमेन ए है,
अच्छा डोमेन इसका क्या निकलेगा, इसका डोमेन में से क्या निकलेगा, r माइनस डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा बताओ, 3 पर बनेगा ना, तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो डोमेन में देखना बिल्कुल यही लिखा है ना। अच्छा अच्छा इसकी रेंज निकाल दे, रेंज क्या निकलेगी, r माइनस एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में से अपॉन एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में से 1/1 क्या बनता है, ये रेंज निकलेगी। तो देखना इधर r माइनस 1 ये कोडोमेन दिया है, तो ये ऑन टू हो जाएगा, ये वाला तो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं 3 को हटाया इन्होंने, चलो एडिशनल हटा दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 को हटा दिया ठीक है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या निकलेगी, ऑल रियल नंबर माइनस यहाँ से 2/1 2 निकलेगा। इन्होंने क्या किया है, इसमें से 2 नहीं हटाया है, वैसे तो रियल होना चाहिए पर रेशनल भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 अगर इसमें से माइनस हो जाता, अगर यहाँ -2 हो जाता तो ये ऑन 2 हो जाता। बात समझ में आ गई है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है लीनियर अपॉन लीनियर वाला, इसका जो डोमेन है वो एंटायर डोमेन यहाँ दिया है, जो इसकी रेंज है वो रेंज यहाँ पे लिखी है, तो ये ऑन टू हो जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन 1/1 तो हमेशा होता है, ये वाला भी 1/1 था, ये वाला भी 1/1 है, ये वाला भी 1/1 है। लीनियर अपॉन लीनियर कहीं भी लिखा हो वो हमेशा 1/1 होता है। बात समझ में आ गई ना, ये चीज ध्यान रखें। ऑन टू कब होगा, जब कंप्लीट रेंज यहाँ हो, कंप्लीट डोमेन यहाँ हो, तो ऑन टू हो जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई। और डोमेन और रेंज ये ध्यान रखना, डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर 0 ना हो, और रेंज क्या होती है, r माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से अपॉन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट करो। अभी 2-3 पॉइंट और है, उन्हें और समझते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया। देखिए इधर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक will be many one if they do not have any common factor यानी अगर कहीं पे लीनियर लिखा है x+3 2x+9 कुछ भी और यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा है 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है और यहाँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, विल बी मैनी वन, ये मैनी वन होगा इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक के हमने फैक्टर कर लिए और ये लीनियर है, अगर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तब तो ये मैनी वन होगा, अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो गया तो 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, विल बी मैनी वन एंड इज 1 1 if they have common factor, they have any common factor, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, अ फंक्शन is either strictly increasing or strictly decreasing, then it is 1 1, ये पॉइंट पहले भी बता दिया गया है आपको, अदरवाइज इट इज मैनी वन, अदरवाइज इट इज मैनी वन, अदरवाइज ये कैसा होगा, मैनी वन। वो एक था ना डेरिवेटिव टेस्ट करके था, ये कंडीशन लिखवाई थी, याद होगी, एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, या तो ग्राफ लगातार इंक्रीज ही होता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, या फिर लगातार ग्राफ डाउन नीचे जा रहा है, गिरता जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, या तो ग्राफ लगातार इंक्रीज हो रहा है या ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तब कैसा होगा, 1 1 होगा। अगर ऐसा केस मिल जाए कि ग्राफ इंक्रीज भी हो रहा है फिर डिक्रीज भी हो रहा है तो कैसा होगा, मैनी वन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर भी 2 बार हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कट कर देगी। ठीक है, और ये कैसा होगा, 1 1, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो कितनी बार कट होगा, ये हमेशा एक बार कट होगा, ये भी कैसा होगा, 1 1। तो वो डेरिवेटिव टेस्ट वाला पॉइंट हो गया। अ फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1, अदरवाइज इट इज मैनी वन। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गए, जल्दी से नोट करो।
हमें लिख लिया। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, 7 था ना लास्ट, ठीक है। देखिए इधर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन will be 1 if any cubic polynomial function will be 1 if discriminant of its derivative is less than or equal to 0। देखिए एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी 1 अभी हमने बताया था इवन डिग्री तो हमेशा मेन इवन होंगे। अब और डिग्री वाले में हम क्यूबिक के बारे में आपको बता रहे हैं, केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के बारे में। ये 1 कब होगा? इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप उसको डिफरेंशिएट करो, कितने डिग्री का बचेगा? 2 डिग्री का। और क्वाड्रेटिक का तो डी निकाल सकते हैं, b² - 4ac करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव या 0 आएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? 1 कहलाएगा। अच्छा, कुछ सवाल पहले 3 डिग्री वाले हमने किए हैं। एक तो ये था x³ - x जो कि कैसा निकला था? मेन इवन। और एक क्वेश्चन था आपका x³ + x, ये कैसा निकला था? 1। तो चेक कर लेते हैं ये वाला टेस्ट। डेरिवेटिव निकालो भाई, क्या निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 3x² प्लस, अब इसका d निकालो, b² - 4ac। b वाला टर्म तो इसमें है नहीं, लीनियर x तो है नहीं, वो 0 हो गया। -4, a कितना है? 3, c कितना है? -1, कितना निकलेगा? माइनस और माइनस प्लस का 12 निकलेगा। क्या ये लेस देन 0 आया? क्या ये 0 से छोटा आया? नहीं आया, तो 0 से बड़ा आ गया, तो ये 1 होगा क्या? नहीं होगा। कैसा होगा? मेन इवन। और ये पहले भी आपने चेक किया था, मेन इवन था। अगर 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहीं भी मिल जाए तो आप यहाँ से तुरंत पता लगा सकते हो। तो कैसा होगा? ये मेन इवन होगा भाई। कैसा होगा? मेन इवन। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसका डेरिवेटिव तो कर ही चुके हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, b² - 4ac। b मतलब x वाला टर्म है नहीं, 0, -4, a कितना है? 3, c कितना है? 1, कितना आ गया? -12। नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया, तो कैसा होगा? 1 होगा। ये वाला 1 होगा। ये स्पेशल 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के बारे में पॉइंट लिखाया है। बात समझ में आ गई ना? जल्दी से इसको नोट करो। चलो 2 पॉइंट और है, उन्हें भी अभी देख लेते हैं, पूरे 10 पॉइंट कर देते हैं। इधर देखो पॉइंट नंबर 9, इवन डिग्री पॉलिनोमियल will be into next odd degree polynomial जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, x⁵, x⁵, उसकी रेंज आपको r लिखवाई थी, और कोडोमेन भी r मिलता है, तो इसीलिए ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। और इवन डिग्री वाला इनटू होगा। तो ये 10 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जल्दी से लिख लीजिए। अब जो आपके डाउट्स और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, कल करवा दिए थे, वो कल भी नहीं हो पाए, वो आप बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें इसे, और 1 से 20 तक जो जो क्वेश्चन रह गए वो बता दीजिए, उन्हें सॉल्व करवा देते हैं। कौन सा? 18 और भी है कोई किसी का? 18, 19, 20, ठीक है। जल्दी से इन 3 पॉइंटों को लिख लें। तो ये सारे 10 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन देखकर ही आप पता चल जाएगा कि ऑन टू है कि इन टू है कि मेन इवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रेंज उसकी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, ऑन टू होगा। आप 1 रखोगे नेचुरल मिलेगा, 1 + 1 2, 2 रखोगे तो 2 - 1 1 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 + 1 4 मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? तो रेंज क्या हो जाएगी? नेचुरल, और कोडोमेन हो जाएगा नेचुरल, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है।
हाँ भाई लिख लिया। हो गया सभी का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। देखें यहाँ पर दिया है डोमेन वाला जो सेट है वो ए है, जिसमें एलिमेंट क्या है -1, 0, 1, और कोडोमेन वाला सेट भी वही है सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18, 19, 20। देखें यार 18 में दिया है कि फंक्शन a टू a के लिए डिफाइंड है, सेट a से सेट a के लिए। अब इस सेट a का क्या मीनिंग है? a का मतलब है ऐसा सेट जिसमें -1 है, 0 है, 1 है। मतलब सेट a में केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं और फंक्शन क्या डिफाइन किया इन्होंने, x, x² सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो तो यहीं से आएगी क्योंकि डोमेन ही है। तो इसी ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, f(x) बराबर क्या लिख सकते हैं, x²। वो जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f(x) बराबर x²। x इनपुट देने पर क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट x² मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जो इनपुट हम देंगे वो कहाँ से आएगा, सेट a से। सेट a में क्या है, तो हमने -1 रखा एक बार, तो -1 का स्क्वायर क्या मिल गया, फिर हमने 0 रखा, 0 का स्क्वायर क्या मिल गया, फिर हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर क्या मिल गया, -1 पे क्या आ रहा था और 1 रखने पे भी क्या आने लग गया। तो बताओ ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 के मैनी 1, मैनी 1 हो गया। दो डिफरेंट वैल्यू देने पर सेम आउटपुट आ गया, f -1 इक्वल्स टू f1 बट -1 नॉट इक्वल टू 1, f(h) मैनी 1। कैसा फंक्शन हो गया भाई, मैनी 1 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि बताइए ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है, 1 1 तो नहीं है। अब 1 2 भी चेक कर लेते हैं चलो। अच्छा ये जो आउटपुट्स है ना, ये रेंज होगी, रेंज क्या है देखना जरा, 0 1 और 1। तो रेंज में क्या निकल के आ गया, 0 और 1, दो ही वैल्यू तो है, 1 2 बार आ रहा है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। और कोडोमेन वाला सेट क्या है देखना, कोडोमेन वाला सेट है ए का मीनिंग क्या है, -1 0 1। क्या ये दोनों सेट बराबर हुए, नहीं, ये रेंज इसके अंदर रह जाए अंदर, तो इन2 अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें और बिल्कुल बराबर आइडेंटिकल हो जाए तो होगा ऑन2। बात समझ में आ गई ना? तो ये बराबर नहीं है, रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। तो f(h) ऑन इन2 फंक्शन कैसा होगा, इन2 होगा, ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है। बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके बाद देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन किया है और f(x) बराबर दिया है x माइनस इतना। इसी को लिखते हैं, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन होती है। देखें सर, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, नोट करके ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो लिखते हैं ना हम, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका मीनिंग यही होता है जो सब बराबर में लिखा हुआ है, ये होता है। यानी ये इधर आ जाएगा तो कोई भी नंबर क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो कुछ नहीं, आप एग्जांपल दिखा दो बस। जैसे 1.1 रखा हमने, तो 1.1 कितना निकलेगा, 0.1। पॉइंट के बाद क्या है वो मिलता है। या फिर अगर ये नहीं यूज करना चाहते, हमें नहीं पता, मान लो दिमाग में नहीं आया कि ये रिजल्ट बनता है, तो आप जो क्वेश्चन में शुरू में दिया है ना उसी में वैल्यू रख दो। आप 1.1 यहीं पे रख दो क्वेश्चन में, 1.1 माइनस, तो 1.1 माइनस 1.1 का इंटीग्रल पार्ट 1 निकलेगा, तो कितना आएगा। और यहाँ पे रखने पर भी तो 0.1 आ रहा था। अब आप ऐसा करो 2.1 रख दो, तो 2.1 माइनस, तो 2.1 माइनस 2.1 का इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट से पहले 2 है ना, तो क्या आएगा। अब देखो डिफरेंट इनपुट थे लेकिन आउटपुट कैसा आ गया, सेम आ गया, तो कैसा होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो f(1.1) बराबर f(2.1) बट 1.1 नॉट इक्वल टू 2.1, तो f(h) मैनी 1। फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, नाइदर 1 1 और 1 2, मतलब 1 2 × भी देखना पड़ेगा।
तो इसकी जो रेंज होती है, किसी भी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 से 1, 0 पे आता है क्लोज, 1 पे आता है ओपन। और कोडोमेन क्या है देखना है यहाँ पर, कोडोमेन है इसका रियल नंबर, ये दोनों बराबर नहीं है। रेंज कैसा है, प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। तो एफ एस इंटू फंक्शन कैसा होगा, 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है ये, और इसकी रेंज भी याद रखना ये होती है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमें लिख लिया, जल्दी करिए। आप देखें क्वेश्चन नंबर 20। में दिया है a बराबर एक सेट दिया है, ये क्या है, x बिलोंग्स टू r, और ये -1 से 1 तक के नंबर हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन डिफाइन किया है a से b के लिए। अब b सेट भी यही है, ठीक है, b सेट भी यही है। और फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया है, x मॉडुलस x, ये दिया है। और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो देखें इधर, इसको थोड़ा रीडिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस x को x कब लिखते हैं बताओ, जब x 0 से बड़ा होता है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पता है मॉडुलस x की जगह x लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, अगर x ग्रेटर देन 0। और मॉडुलस x की जगह पर -x लिखते हैं, मॉडुलस हटा के -x लिखते हैं अगर x 0 से लेस देन है। -x का इंटू x में करेंगे तो क्या बनेगा, और इक्वल टू 0 किसी में भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, 0 में तो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन को हमने रीडिफाइन कर लिया। अब x1 x2 वाला तरीका भी लगा सकते हैं, या एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हैं, मैपिंग बना के भी दिखा सकते हैं। यानी इसके दो डेफिनेशन आ गई। अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इसमें रखनी है, अगर कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने मान लो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, वो यहाँ से निकालना है वैल्यू। अगर हमने -1 रखा
तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, तो वो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर हमने 2 रखा, हालांकि डोमेन में 2 है नहीं, ऐसे ले लिया, मान लो 2 का स्क्वायर 4, अगर -2 रखेंगे तो -2 फिर यहाँ रखना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4, लेकिन आगे क्या है माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार -1 और 1 के बीच के कितने भी नंबर ले लो और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ सबके अलग अलग आउटपुट आएंगे। हर डिफरेंट एलिमेंट का, डोमेन के हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट आएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप x1 x2 ले सकते हैं। तो केस 1, पहले हमने एक केस ले लिया कि x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से बड़े नंबर, और ये 0 से बड़े नंबर कहाँ तक, ऐसा नहीं 0 से कितने भी बड़े, 1 तक केवल मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी आप ऐसे समझो इसको, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, -1 से 0 और 0 से 1। आप समझ में आ रही है ना, -1 से 0 और 0 से 1। तो ये हमने लिया है 0 से 1 तक के लिए। ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं, सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 क्या निकलेगा, यहाँ से ये वाला डेफिनेशन यूज करना है, 0 से बड़े। तो x1 स्क्वायर f ऑफ x2 क्या निकलेगा, इसको इधर ले आना, तो फैक्टर 2 बनेंगे, एक तो x1 माइनस x2 और एक बनेगा x1 प्लस x2। 0 से 1 के बीच के नंबर होंगे पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव को जोड़ने पे 0 तो नहीं बन सकता, लेकिन x1 माइनस x2 0 बन सकता है। तो वहाँ से सॉल्व होके एक ही केस निकलेगा, x1 बराबर x2 निकलेगा। इसी प्रकार अब केस 2 पे आ जाएं। ये क्या है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 0। अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं -1 से 0 में, सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, -x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 क्या निकलेगा, -x2 स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा, इसको इधर लाएंगे, फैक्टर बनेगा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। 2 नेगेटिव नंबर को जोड़ने पे 0 नहीं बन सकता, जैसे -0.5 -0.3, तो ये -0.8 बन गया, लेकिन 0 तो नहीं बनेगा ना, दोनों ही नंबर नेगेटिव है। तो लेकिन नेगेटिव का डिफरेंस 0 हो सकता है, जैसे -0.1 में से माइनस कर दिया -0.1 को, तो 0 आ सकता है। तो यहाँ से भी फाइनल x1 बराबर x2 ही निकलेगा, मतलब फैक्टर करने में 2 केस बनेंगे, तो दूसरा वाला केस ट्रू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो x1 बराबर x2 यहाँ पर भी है, x1 बराबर x2 यहाँ पर भी है, तो f इज 1 1। अब हम कमेंट कर पाएंगे कि फंक्शन 1 1 होगा, मतलब पूरे इंटरवल में चेक हो गया। पहले हमने क्या देखा, 0 से बड़े नंबरों पे चेक कर लिया 1 तक, अब हमने देखा 0 से छोटे नंबर -1 तक, तो दोनों में x1 बराबर x2 आ रहा है, दोनों में क्या है, हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या देखना है, सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो सर्जेक्टिविटी तो रेंज की हेल्प से आराम से कर देंगे, रेंज इसकी निकल के आएगी। अच्छा ये बताओ, 0 से 1 तक के नंबरों का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कहाँ तक मिलेगा, 0 से 1 तक ही मिलेगा। 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, और बीच के नंबरों का स्क्वायर करेंगे तो उसी के बीच में आएंगे। अच्छा 0 से 1 के बीच का नंबर रखेंगे तो यहाँ पर ना, अगर हमने नेगेटिव नंबर रखा, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से वो नेगेटिव बन जाएगा। इनका स्क्वायर करोगे तो वो इसी इंटरवल में मिलेगा, और इनका स्क्वायर करोगे तो इसी इंटरवल में मिलेगा। तो रेंज भी -1 से 1 रहेगी, और कोडोमेन भी कितना है, -1 से 1, दोनों कैसे हो गए बराबर, रेंज बराबर कोडोमेन f इज ऑन टू। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, f इज बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों एक साथ आ जाए तो उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे कल कराते हैं, जल्दी से लिख लें। तो कल आपको आगे के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21 से आप पढ़ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1। तो ऐसी प्रॉब्लम बताई जाएंगी कि 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, ऑन टू कितने बन सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कल सॉल्व करते हैं, ठीक है, 21 से 24 तक। और प्रैक्टिस करने के लिए इसी के जैसे कुछ सवाल हमने वो डाल दिए हैं, 1.2 ए करके लिख दिया है अगले पेज पर, तो वो भी उसी पर बेस्ड है। यानी नया कंसेप्ट तो 1.3 में आएगा, ये 1 1 ऑन टू से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, वो कल सीख लेंगे इसको। जतिन, विशाल, अरुण, प्रशांत, कुलदीप, प्रभाकर,
अजय, प्रवीण, आस्था, लता, वंशिका, हेमंत, अनिरुद्ध, अमन, गोविंद, ऋषि, रोहित, निखिल, हिमांशु, देवेद, अमन मित्तल, अजय, सपना, सौरभ त्यागी, और कौन बोलेगा? यहाँ से आगे कर देना, आपको तीसरा है वो तीसरा।